दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी अपने थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, थोड़ी सी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ आज की खबर आप तक पहुंचाना चाहते हैं और ये बहुत ज़रूरी है 2024 के लिए। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी बात है और वो ये है कि पहले तो प्रशंसा कर दूँ अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन उसी जेएनयू कॉलेज की छात्रा रही हैं जिस जेएनयू में कल उनकी पार्टी की जो एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विंग है उसका पूरा सफाया हो चुका है और वो उसी जेएनयू से आती हैं। उसी जेएनयू से जिस जेएनयू के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अनुपम खेर, ये सारे लोग उसको बदनाम करने के पीछे पड़े रहे। खैर, वो अलग मुद्दा है। वो निर्मला सीतारमन हमारी वित्त मंत्री हैं देश की। उन्हें भारत सरकार का वित्त मंत्री सिर्फ इसीलिए बनाया गया है, नरेंद्र मोदी ने इसीलिए बनाया है क्योंकि वो जेएनयू से इकोनॉमिक्स की छात्रा है। उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है और इकोनॉमिक्स की जानकार हैं, ऐसा लोग बताते हैं। उनके समय में जो हालत है देश की इकोनॉमी की, उसको देख के तो यही लगता है जैसे रिजर्व बैंक के वो सत्यकांत दास जो है हिस्ट्री के आदमी थे, उनको आरबीआई का चेयरमैन बना दिया गया था। अब ये पता नहीं क्या है इनकी अर्थशास्त्र की जानकारी, क्योंकि मुझे जहां तक पता है पिछले 10 साल से मैं ये बहुत अच्छी तरीके से देखता हूं कि ये जो भी बजट बनते, मुख्य काम तो वित्त मंत्री का यही होता बजट बनने का। तो हमने अरुण जेटली को भी देखा बजट बन, दो ही वित्त मंत्री शायद रहे इनके, और दूसरे निर्मला सीतारमन। तो जब ये बजट बनाती हैं तो एक्चुअली ये लगता है वो फाइल वाइल लेके, सूटकेस और ब्रीफ केस लेके आके जैसे बहुत बड़ा अर्थ का कुछ बड़ा विस्फोट करने जा रही है। एक्चुअली वो सारा बजट जो है अंबानी और अडानी के वित्त विशेषज्ञ, वित्त विधेयक विशेषज्ञ, ये फाइनेंशियल एडवाइजर और इन सारे लोग साल भर उस पर काम करते हैं। और मोदी जी को अपनी फाइनेंस मिनिस्टर जो बस वही ब्रीफ केस में वही लेके आती है, जो अडानी अंबानी के फाइनेंशियल एडवाइजर जो बनाते हैं, साल भर से उसकी तैयारी करते हैं। तो निर्मला जी और अरुण जेटली की भूमिका वित्त मंत्री की क्या रहती है कि वो ब्रीफ केस उठाते हैं और सदन में आते हैं और नरेशन कर देते हैं, जैसे फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर के आगे स्टोरी राइटर या पटकथा लेखक नरेट करता है फिल्म, वैसे ही नरेट करते हैं, चले जाते हैं। उन्हें तो शायद पहली बार ये पढ़ने को मिलता होगा कि उसमें है क्या। तो उनको का जो वित्त मंत्री हैं उनका काम सिर्फ बजट को प्रस्तुत करने का है। और ये सच भी है कि नरेंद्र मोदी अपने कारपोरेट मित्रों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे। उनकी मदद के लिए उनको 3 रास्ते हैं उनके पास। देखिए, मैं जो आज सूचना देने जा रहा हूं उसके पहले की ये भूमिका है। नरेंद्र मोदी अपने कारपोरेट मित्रों की मदद 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो बजट में जो कारपोरेट की जो पॉलिसीज है, अडानी ने बोला कि हमको फसल चाहिए तो किसानों के 3 कानून ला के और उसको जमीन दे दी गई अडानी को, और जाने कहाँ कहाँ उन्होंने स्टोरर बना लिए, ये कर लिया वो कर लिया। तो उनके जो कारपोरेट के मित्र हैं वो पहले ही बता देते हैं कि मेरे रियान में इतना इतना वो रखना चाहिए, टैक्स इतना, जीएसटी रहना चाहिए। बोले हीरा खरीदने जाए तो आपका जीएसटी बड़ा कम है, 3% है। और जब आप और कुछ तेल वेल ये खरीदने जाए जरूरत की तो 12-15% जीएसटी है। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि जो प्रधानमंत्री के कारपोरेट मित्र हैं उनकी मदद के लिए, कि उन्होंने बोला यार हमें, हमको तेल जो है 60 रुपए लीटर मिलता था मनमोहन सिंह के समय, खाने का तेल, और अचानक देखा तो 220 तक पहुंच गया था क्योंकि वो अडानी ने ले लिया। और अब वो तो थोड़ा कम हुआ है, फिर भी वो 60 पे तो आने से रहा। तो कारपोरेट के मित्रों को मदद करने के जो 2-3 रास्ते होते हैं उसमें सबसे पहले होता है बजट में कुछ बिंदुओं को और कुछ बातों को रिलैक्स, उनकी पॉलिसीज, कारपोरेट के उनकी इंडस्ट्रीज की पॉलिसी के अनुसार कुछ चीजें और नियम बनाना।
दूसरा क्या होता है, बैंकों से लोन लेने की, कारपोरेट लोन लेने के लिए थोड़ा नियमों को शिथिल बनाना। प्लस तीसरा, बैंकों को लोन तो ले लिया, उनका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो जाता है कि बाद में वो लाखों करोड़ आपको माफ करने पड़ते हैं। तो वो आपको नियम बनाना, तो ये कारपोरेट की मदद का है। किसानों की मदद है तो आपको सब्सिडी देनी चाहिए। अगर आपको आम जनता की मदद करनी है तो आपको गैस सिलेंडर 400 के नीचे लाना चाहिए, जो मनमोहन सिंह के समय था। अगर आपको मदद करनी है तो जो सब्सिडी दी जाती रही है रेलवे में सीनियर सिटीजन को, वो आपको फिर से जारी करना चाहिए। बल्कि सीनियर सिटीजन को, अरे बच्चों तक का तो आपने टिकट लगाया। पता नहीं कहाँ कौन से लोग आपको दिमाग देते हैं। ये देश किसी के पापा का नहीं है, ये देश सबका है। तो आप सीनियर सिटीजन का, आपने रेलवे का टिकट जो आधा चलता था उसको क्यों आपने कटा दिया, और 19 लाख करोड़ अडानी अंबानी इनका जो वो कर दिया, माफ कर दिया। तो ये क्या दो तरफा, दो मुही बातें अर्थ की सामने आती। निर्मला सीतारमन ऐसे लोग वित्त मंत्री इसीलिए बनाए जाते हैं कि भाई तू इनका जरा ख्याल रख। अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड की नींव धरी थी, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो आज मैं मोदी जी के आज दो गुणों की बात कर रहा हूँ। पहला गुण तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, कारपोरेट फ्रेंड्स के लिए एकदम बिछे हुए, सारी चीजें माफ है। मुद्रा, गुजरात का मुद्रा पोर्ट जो है, बंदरगाह जो है, अडानी को दे दिया। न जाने कितनी ट्रक वहां से आ जा चुकी, उसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ हिसाब न मत मांगो, वो 70 साल का हिसाब मांगेंगे नरेंद्र मोदी, नेहरू से मांगेंगे। उनसे हिसाब मांगो तो टू 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 बोलने लगता है। अब उनसे हिसाब मांगा गया 70 साल का, वो मांग रहे हैं जब से आए 70 साल का हिसाब दो, 70 साल का हिसाब दो। अरे जो आपने बेचा वो 70 साल में बना, उतना ही आप जो बेचे हैं वो कांग्रेस ने बनाया था, इतना ही हिसाब काफी है। और कांग्रेस ने 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था, आपने 150 लाख करोड़, 250 लाख करोड़ कर्ज पहुंचा दिया। क्या कहाँ गया पैसा, कहाँ बेच दिया आपने? एक पुल बनाने का, अब क्या मोरबी का पुल बनाया था, टूट गया है। अभी वो उज्जैन का मंदिर जो है वो टूट गया। वहां से अमरनाथ, कौन सा मंदिर है, केदारनाथ, वहां का सोना चुरा लिया गया। ये सब तो होता है, यही सब चोराचारी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है। अर्थनीति से किसानों को मजबूत करने की जगह आप मजबूत करते हो अपने कारपोरेट फ्रेंड्स को। खैर मैं उधर ही ले चल रहा हूँ। आप वित्त मंत्री पर आज ये बात कहना चाहता हूं। तो वित्त मंत्री के पति देव हैं, तो वित्त मंत्री के पति काफी बड़े अर्थशास्त्री है ना। निर्मला सीतारमन के जो पति हैं उनका नाम है परकला प्रभाकर। वो बड़े बहुत अच्छे फाइनेंस विशेषज्ञ हैं। और अक्सर वो अपनी पत्नी के खिलाफ, हालांकि पत्नी के खिलाफ कोई बहुत नई बात नहीं है, अगर पति है तो जाते ही होंगे पत्नी के खिलाफ। लेकिन ये जो जाना है, ये जो एक मिनिस्टर पत्नी है उसके खिलाफ, आप उसके ही प्रधानमंत्री को जो पिछले 10 साल से लगातार कोसते रहते हैं। मुझे कई बार लगता है परकला प्रभाकर जो है वो घर पे बैठकर, उसी घर में जिसमें निर्मला जी रहती हैं और वो भी रहते हैं, मोदी जी को गैर आर्थिक जानकार सिद्ध करते रहते हैं। बार बार बताते हैं कि इनको कुछ नहीं मालूम है, साथ देश देश रसातल में जा रहा है। ये निर्मला, सोचिए, एक वित्त मंत्री के पति और नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं आपको अर्थशास्त्र में कुछ आता नहीं है। और यहाँ तक तो हम लोग सुन रहे हैं 10 साल से वो बोलते रहते हैं, हम लोग भी सोचते हैं ठीक है, ये होता रहता है। जब निर्मला सीतारमन को कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम लोग को क्यों प्रॉब्लम? लेकिन अभी तो उन्होंने हद कर दी, परकला प्रभाकर साहब ने। उन्होंने तो बोल दिया नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज है। जी हाँ, सुप्रिया सिन्हा जो कांग्रेस की सोशल मीडिया की हेड है, उन्होंने अभी एक लिखा, एक ट्वीट फॉरवर्ड किया, किसका? परकला प्रभाकर का। उसमें
क्या लिखा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, थोड़ा 7-8 लाइन 10 लाइन का है, उससे आपको समझ में आएगा इस मुल्क में हो क्या रहा है। और वो जो ट्वीट सुप्रिया सिनेत ने फॉरवर्ड किया है वो आज के दिन बड़ा जरूरी है। खाली भारतीय जनता पार्टी के ही संदर्भ में उसको नहीं देखें, उसको इंडिया अलायंस के संदर्भ में भी देखना चाहिए। इसलिए मैंने उस ट्वीट को लेने का आज अपने बातचीत में लाने का एक तय किया था कि उन्होंने लिखा है, उनका कहना है परकला प्रभाकर का कि इलेक्टोरल बॉन्ड ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड। उनका कहना है, परकला प्रभाकर का कहना है, निर्मला सीतारमन के पति कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद यह चुनाव बीजेपी और जनता के बीच बन गया है, ना कि किसी पार्टी या गठबंधन के। अब बताइए, वित्त मंत्री के जो पति हैं वो बोलते हैं कि ये जो चुनाव है, ये जो 2024 का इलेक्शन तो 2 महीने के अगले महीने है, अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये अब जनता और नरेंद्र मोदी के बीच में छिड़ गई बात है। अब इसके ना कांग्रेस से मतलब है, ना समाजवादी पार्टी से, ना किसी से, ना किसी से, ना इंडिया अलायंस। इसका मतलब बीजेपी वर्सेस जनता, बीजेपी वर्सेस इंडिया, ये चुनाव। बोलिए, मोदी जी के फाइनेंस मिनिस्टर जो फर्स्ट सेकंड नंबर होता है, भाई क्या होता है, गृह मंत्री होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, रक्षा मंत्री, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर का पति बोल रहा है कि अब ये चुनाव चुनाव नहीं रह गया, ये जनता और बीजेपी के बीच में आ गया है। और इलेक्टोरल बॉन्ड, वो कहते हैं कि इलेक्टोरल, मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा अभी और रफ्तार पकड़े। क्या रफ्तार पकड़ेगा? उनका कहना है, उनका इशारा है कि अभी ये पता लगेगा कि वो जो बीफ गौ मांस बेचने वाली, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी थी जिससे 250 करोड़ रुपए चंदा ले मोदी जी ने लिया है, उसके डिटेल्स अभी और सामने आने वाले हैं, या इसी तरीके से कुछ और आने वाले हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान से भी पुलवामा का जो हमला हुआ, उनका कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो उनकी बात का अनुवादक हूं, आई एम सिंपली ए ट्रांसलेटर ऑफ मिस्टर परकला प्रभाकर स्टेटमेंट। वो ये कहते हैं ये अभी और रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि मालूम पड़ेगा कि पाकिस्तान में पुलवामा हमला जो हुआ उसके 1 हफ्ते के अंदर ही पाकिस्तान से आपको चुनावी चंदा मिला। ये बात तो सही है कि भाई ये रफ्तार तो पकड़ेगा नहीं। अब ये बात बीजेपी और बीजेपी सरकार के हाथों से निकल चुकी है। निर्मला सीतारमन के पति परकला प्रभाकर बोलते हैं अब ये बात जो है इट्स अनकंट्रोल्ड, ये अनियंत्रित है, अब बीजेपी उसे रोक नहीं सकती। बीजेपी के और बीजेपी के नेताओं के हाथ से बाहर निकल गया है इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा। बहुत तेजी से यह मुद्दा अब आम आदमी तक पहुंच रहा है और पहुंच चुका है, ये भी निर्मला सीतारमन के पति ने। अब हर कोई यह धीरे धीरे समझ रहा है, उनका कहना है कि हर कोई ये धीरे धीरे समझ रहा है कि यह न केवल देश का सबसे बड़ा घोटाला है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। निर्मला सीतारमन के पति ये बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला है दुनिया का। इसके मतलब नरेंद्र मोदी सबसे बड़े घोटालेबाज हैं, यानी हमारे प्रधानमंत्री को निर्मला सीतारमन के पति जो हैं वो सबसे बड़ा घोटालेबाज कह रहे। मैं तो बोल रहा हूँ निर्मला सीतारमन को जरा भी अगर शर्म हया है, अब चूंकि नारी हैं तो इससे ज्यादा नहीं बोल सकते, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री को घोटालेबाज आपके पति बोल। मैं कैसे छोड़ दूं ये बात? हम कैसे ही मान्य, भारत संयुक्त परिवारों का देश है, यहाँ पर किसने क्या किया है आप निकाल के चलते हो, तो फिर आप बोलो ना। आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसका हस्बैंड बोलता है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े घोटालेबाज, और वो ये बोल रहे हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा और गरमाएगा। परकला
प्रभाकर देश के जाने माने अर्थशास्त्री हो, कोई ऐसा नहीं कि निर्मला सीतारमण के पति ही है। वे अक्सर और बिना किसी डर के, वो डरते बढ़ते नहीं। और मैंने देखा साउथ इंडियन जैसे वो लोग बहुत बड़े फाइनेंस के जानकार होते हैं, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे परकला प्रभाकर हो, निर्मला सीतारमण को भी मान लीजिए, है ना। तो साउथ के लोगों को, बैंक के मैंने जितने एजीएम देखे, जीएम देखे, मैंने देखा बहुत बैंक से साउथ से ही आते। यहाँ पर जितने अडानी अंबानी के, अडानी का तो नहीं देखा मैंने, अंबानी के कुछ ऑफिसेस को मैंने देखे, वहाँ कोई सुब्रमण्यम है, कोई कोई है जो उनके वित्त सचिव है, वित्त सलाहकार। तो उनका कहने का मतलब है कि वित्त मंत्री के पति ये कह रहे हैं कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, और उसमें सबसे बड़ा घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया। वो नाम लेके जाहिर सी बात है नहीं कह रहे, वो कह रहे सबसे बड़ा घोटाला किया, और वो बड़े निर्भीक होकर सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ अक्सर बोले हैं। हम बताए ना, मैंने, हम लोग कई सालों से सुनते हैं, फिर सोचते हैं ये पर्सनल मैटर है पति पत्नी का, हमको तो उनको हक है देश के एक नागरिक के रूप में वो देश की आर्थिक नीतियों को क्रिटिसाइज करें। लेकिन एक अर्थशास्त्री द्वारा यह कहना कि इलेक्टोरल बॉन्ड 2024 का पहला चुनावी मुद्दा बन चुका है। मित्रों, मैं ये बात कहना चाहता था, मैं इसी बात पे आना चाहता कि 2024 का जो मुद्दा है, और वो अब क्या बनेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड हो क्या रहा है इंडिया अलायंस में। मुझे जहां कहना था मैंने कहा भी है कि भाई ये लोग मुद्दा क्या बना रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी। बड़ा इमोशनल, बड़ा आदर्शवादी मुद्दा है, ये बनाना चाहिए मुद्दा। बेरोजगारी बहुत है, 47 सालों में सबसे अधिक है, और सबसे बड़ी चीज है कि बहुत सारी चीजें, अराजकता फैली हुई, महंगाई तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये मुद्दा बनना चाहिए, और नरेंद्र मोदी भी ये चाहते हैं कि यही मुद्दे बनाओ। देखिए, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाओ, क्योंकि उससे तो निपट लेंगे हम। आर्थिक घोटाले के मुद्दे से हम नहीं निपट पाएंगे। तो चुनाव के बिल्कुल अभी पर आ गया हाल में ही इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो मोदी जी चाहते हैं इसके किसी और मुद्दे की आड़ में छुप लिया जाए। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा नहीं उठे, दिल्ली के शिखर से निकलकर गांव गांव तक नहीं पहुंचे, पहुंच तो चुका ही है, तो नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करवा देते हैं, उस पर बहस करवा देते हैं, उस पर टेलीविजन में बहसें हो रही हैं, उस पर डेट्स पड़ रही हैं, उस पर सुनीता केजरीवाल वो कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, ये सब हो रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान बटाने के लिए। नरेंद्र मोदी इसमें बड़े कनिंग आदमी, मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही साथ उन्होंने कंगना रनावत, उन्हें मालूम है कंगना रनावत विश्व की कितनी बड़ी महिला है, कंगना रनावत को प्रत्याशी बनाया कि 4-6 दिन इसी में चली जाएंगी, इसी में डिबेट चलेगी, और वो डिबेट चल भी रही है अभी। तो मोदी जी अपने दो दरबारियों, सोशल मीडिया और गोदी मीडिया द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को दूसरे मुद्दे के पीछे रखना चाहते हैं। वो अपने सोशल मीडिया के अमित मालवी और गोदी मीडिया की अंजना, श्वेता, इनके माध्यम से वे चाहते हैं कि दूसरे मुद्दे सामने रहें, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा दबता चला जाए और चुनाव आचार संहिता लागू होगी। और दूसरी तरफ मैंने बोला भी कि इंडिया अलायंस वगैरह इसी में पड़े हैं कि महंगाई बना लो, बेरोजगारी, जबकि सच इसके विपरीत है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, मैं आज छोटा इसलिए रखना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी पिछली सरकारें गई हैं वो सब आर्थिक मुद्दों पर गई। अगर हम देखें, नरसिम्हा राव की सरकार जो गई थी वो हर्षद मेहता के सूटकेस पर गई थी, जिसमें उन्होंने 4 करोड़ या कितने करोड़ रुपए दिए थे नरसिम्हा राव को। ये एक बात चली थी और पूरे देश में चर्चा में आ गई। दूसरा देखिए आप,
राजीव गांधी की सरकार क्यों गई? बोफोर्स के मामले में, बोफोर्स के मामले में इतना घूस लिया गया, बोफोर्स के मामले में ये हुआ। बीपी सिंह तो कहते थे मैं कई ट्रक भर के प्रूफ लाऊंगा, अब ये एक कागज भी टुकड़ा नहीं ला पाए, वो मर गए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। उनको इस समय कुछ कोस तो नहीं सकते, हम हिंदू आदमी हैं, हम ऐसे हिंदू हैं जो अपनी माँ के मृत्यु पर मैंने बाल बनवाए थे, मैं ऐसा हिंदू। तो राजीव गांधी की भी आर्थिक मुद्दे पर गई, और मनमोहन सिंह जैसे इतने बड़े अर्थशास्त्री, उसकी भी सरकार, उनकी सरकार भी आर्थिक मुद्दे में गई, क्योंकि 2G 3G ये सारी चीजें अन्ना आंदोलन के बाद से उठाई। विनोद राय ने, कैग के जो हेड थे, उन्होंने 2G का 2 करोड़ 75 इतने लाख करोड़ का घोटाला बता दिया, वो हुआ ही नहीं। कोर्ट ने बाद में बोला इट्स ए वर्चुअल फिगर। उन्होंने कोलगेट बताया, कोयला बिका ही नहीं, खाने अभी बिकी ही नहीं, तो घोटाला कहाँ से हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये कुछ नहीं घोटाले, लेकिन वो घोटालों पर ही सरकार चली गई, मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री। तो मित्रों, आज अगर ये बनाना चाहते हैं महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा, तो ये तीसरा चौथा पांचवा मुद्दा रहेगा, ये प्रथम नहीं रहेगा। प्रथम मुद्दा है अडानी, और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड। ये दो मुद्दे मोदी को 150 के नीचे ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। इस समय मोदी 150 के पार, यानी 160 मान लो, अब की बार 140 के पार यानी 150, इससे ज्यादा सीटें इनको नसीब में नहीं। इतनी बुरी हार नरेंद्र मोदी को देखनी पड़ रही है राम मंदिर के निर्माण के बाद भी। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि अर्थ अर्थ वित्त मंत्री के पति ने नरेंद्र मोदी को घोटालेबाज कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं इस देश में डायबिटिक हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जिनको दवाइयां नकली बिक रही हैं। अभी ये पता लगाना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनावी चंदा लेके क्या दवाई बनाने वाली कंपनियों को नकली दवा लोगों को बेचने को अगर कहा है, तो ये तीसरा मुद्दा है। क्योंकि वो जो पूना वाला है, जिस सीरम, वो जो पूना की कंपनी थी जिसने वो बनाई थी वैक्सीन कोरोना की, सुना है वो तो सब ऐसे ही कर दिया था, उसका भाग के चला गया लंदन मंदन में, जाके उसने घर बना लिया, यहाँ से पैसा कमा के गया, थोड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के निकल लिया, और उसने हम लोग की बाड़ी में क्या डाल दिया समझ ही नहीं आ रहा। जब से वो वैक्सीन लगी है कोरोना की वैक्सीन, तब से बीमारी अलग अलग प्रकार से सामने रिफ्लेक्ट होकर आ रही। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है, किसी की डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, किसी की दूसरी चीजें, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही। उसने तो भैया पैसा लिया गवर्नमेंट से, चंदा दिया गवर्नमेंट को, और दवाइयां फेंक के चल दिया विदेश। अरे बुलाओ ना उसको, कौन कौन सी और दवा की कंपनियां हैं, उनसे बात करो कि चंदा देने के बाद तुमने क्या चूल्हे की राख खिलाई कैप्सूलों के अंदर? जैसा वो फ्रॉड है रामदेव लाला हरामदेव, घटिया संत, दोगला आदमी, जो जो मेडिकल साइंस को जो है गाली बकता है। ऐसे लोगों को तो जाने क्या करना चाहिए, उसके मुंह में चप्पलें मारनी चाहिए। संत कहलाता है, 10,000 लाखों करोड़ रुपया पैदा कर लिया झूठ मूठ फ्रॉड करके। और क्या किया उस आदमी पे? जो मुकदमा चलेगा लाला हरामदेव पे, वो चलेगा जंगल का दोहन किया है। मैं गया हूं, मैं तो उसके साथ ही गया हूं, मैंने देखा जंगलों से भटकटैया की जड़ और फला जड़ आती है, और बेचारे आदिवासियों को 20-20 रुपए बोरा दे के, और वो 20-20 हजार वाली जड़ी बूटियां ऊपर से कट के नीचे आ जाती है, और उसके वहां पहुंच जाती। ये जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका दोहन किया गया। काला धन लाने वाला था ना ये। क्या हुआ बे लाला हरामदेव, तेरा क्या हुआ?
तू तो कानिया है ना, एक आंख का अपना इलाज कान नाक कान का क्यों नहीं करता है? दुनिया भर को इलाज बताता घूमता है? बाल किशन जब बीमार था तो उसको एम्स में भर्ती कराने गया, क्या राज करता है यहाँ भारतवर्ष में? मोदी के छत्र राज में कर रहा है। कर लो, मोदी का शासन जाएगा ना तो तेरा क्या होगा तुझे पता चलेगा। तो इन लोगों ने जिस ढंग से इस मुल्क में चीजें की हैं, दवाइयां जो बेची, चंदा दो और गंदी संदी दवा बना के दे, तो थैंक यू चंचूर साहब सीजेआई कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हम लोग समझे छोड़े घोटाले आएंगे, बहुत सारी चीजें डिफरेंट लेयर सामने खुल रही हैं, दवाइयां नकली आ रही हैं, पाकिस्तान से चंदा आ रहा भाजपा को, गाय काट कर बाहर भेजी जा रही है, भाजपा को चंदा आ रहा है। वो गेमिंग वाला मार्टिन वो चंदा देके जाने कितना फ्रॉड कर रहा है, ये सब एक एक लेयर सभी महीने भर और खुलेंगी। तो ही बोलते हैं निर्मला सीतारमन के पति बोलते हैं कि अभी तो और सामने आने वाला है। मित्रों मैं यही कहना चाहता हूँ, इसके साथ जरा एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक वित्त मंत्री की पति को ये कहने की क्या जरूरत थी? आराम से आप घर पे रह रहे थे, आपकी पत्नी वित्त मंत्री है, देश की बड़ा प्रमुख पद है, लेकिन नरेंद्र मोदी को क्या है? नरेंद्र मोदी का क्या इंटरेस्ट है? मैं आपको बोलूं, नरेंद्र मोदी को पति पत्नी के बीच में घुसने में बड़ा मजा आता। इसको मैं थोड़ा और अच्छे ढंग से बोल रहा कि परिवारों को तोड़ने में इन्हें बड़ा मजा। अब आनंदी बेन के जो पति, जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के, उनके पति ने, अभी मिल जाएगा सोशल मीडिया में चिट्ठी, उनके पति ने लालचंद अडवाणी को एक चिट्ठी लिखी थी कि ये जो नरेंद्र मोदी है मेरी पत्नी के को छोड़ता ही नहीं, छोड़ता नहीं का मतलब काम में लगाया रहता। मैंने लाख बार बोला इसको राजनीति में नहीं जाना है, मगर वो उसको पति के खिलाफ जाके वो नरेंद्र मोदी के साथ काम करती आनंदीबेन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो राज्यपाल है इसलिए सम्मान है, मंत्री होती तो उनको हम इतना सम्मान नहीं करते, संविधानिक पद है इसलिए मैं रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ कि आपकी उनके पति देव ने लालचंद अडवाणी को चिट्ठी लिखी है, मैं पोस्ट करूंगा। तो आनंदीबेन उनके पति के बीच में, अरे आप कहते भाई ले जाओ अपनी पत्नी, हमें नहीं चाहिए, राजनीति के लिए बहुत लोग मिलते। वैसे निर्मला सीतारमन के पति को, हम निर्मला सीतारमन को हटा दो, कह दो भाई जाओ आप पति पत्नी रहो जाको, और आपको तो मजा आ रहा है कि दोनों पति पत्नी लड़ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आपके खिलाफ वातावरण बन रहा है, जैसा करता वैसा भरता, वो आपके खिलाफ खड़े हो गए और आपको लड़ाने में मजा आता है। ऐसे ही एक और वित्त मंत्री थे देश के, यशवंत सिन्हा, उनको भी आपने उनके घर में भी लड़ाई करवाई, उनके बेटे जयंत सिन्हा को अलग कर दिया। बोलो, तो आपको ये वित्त मंत्रियों से या बाल बच्चों को परिवारों से लड़ाने में बड़ी मजा आती है। अभी कल ही परसों की बात है ना, मेनका गांधी और वरुण गांधी के बीच में आपने रिफ्ट पैदा करने की कोशिश, क्या है आपको मोदी जी मजा मिलता? आपको परिवार नहीं तो दूसरे परिवारों को तो रहने दो साहब साहब। आनंदी बेन को पति से प्रॉब्लम है, निर्मला सीतारमन के पति ने क्या कहा आपको मैंने 20 मिनट से बता ही रहा हूँ, आपके यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा को आमने सामने आपने कर दिया। मेनका गांधी और वरुण गांधी को कली, सबको जो मेरा सुन रहे हैं वीडियो उनको पता है कली की बात है, वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया, मेनका गांधी को दे दिया, क्योंकि मालूम है कोई लड़ाई होगी मजा आएगा, हा हा हा, मोहल्ले में जैसे नहीं बच्चे लड़ते हैं, मोदी जी के अंदर एक बच्चा है, मतलब वो बच्चा बहुत शैतान है, निर्मम है, उसके बड़े बड़े नाखून हैं, वो कुछ भी कर सकता है, भोला नहीं है वो बच्चा। अगर भोला होता तो कम से कम जो है आज तक हम लोगों को पता चल रहा था कि पुलवामा में जो आरडीएक्स आया था वो कहां से आया था, वो आज तक पता नहीं चल सकता। शरद पवार के घर में आपने अजीत भतीजे को तोड़ दिया, रामविलास पासवान की मृत्यु हुई, उनके भाई को लड़ा दिया, चाचा को, सबको एकदम झगड़ा करवा के रख। ये तो कहिए अखिलेश यादव के यहाँ भी आपने शिवपाल के ऊपर काम किया था, अमर अमर सिंह के माध्यम से, वहां चला नहीं। अनुप्रिया पटेल को देखो, क्या क्या मोदी जी मजा आ रहा है आपको? क्या प्रधानमंत्री बन के खुश हैं आप?
अनुप्रिया पटेल है, वो आपकी अपना दल, और उसकी माँ उसके खिलाफ है। वह माँ बेटी को अलग कर दिया, बहन बहन को, पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल को अलग कर दिया। आपको ये करने में बड़ी मजा आती है। अब आप करिए, आपकी हॉबी है परिवारों को तोड़ना। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ ये बताने 2 मुद्दे से आया हूँ कि निर्मला सीतारमण जो इस देश की वित्त मंत्री हैं, उनके पति परवल प्रभाकर ने बोला है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े घोटालेबाज हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला है वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। इसका मतलब उनकी नजर में नरेंद्र मोदी सबसे बड़े घोटालेबाज। और दूसरा, मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये करना चाहता हूं, इंडिया अलायंस, हालांकि मैं उनको पर्सनल भी बोलने वाला हूं, जिनको जिनको मैं जानता हूं, कि अब बड़े आदर्शवादी मुद्दे बनाने की जरूरत का कोई मतलब नहीं। अब आप महंगाई को और बेरोजगारी को मुद्दा मत बनाएं, आप आर्थिक घोटालों को मुद्दा बनाएं। पहला अडानी और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड और तीसरा कर्मवीर, अग्निवीर। ये तीन मुद्दे नरेंद्र मोदी को 100 के पास लेते जाएंगे। आप चिंता मत करिए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये बात उनके वित्त मंत्री के पति ने बोला है कि ये दुनिया के सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। और दोस्तों, इसी के बाद से मैं इस कीमती फैक्ट्स को आपसे शेयर करने के बाद मैं चाहूँगा कि आप अपना कमेंट लिखें कि क्या देश जो 2024 का चुनाव है उसमें आर्थिक मुद्दे बनने चाहिए या सामाजिक मुद्दे बनने चाहिए। मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से विदा लेता हूँ। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ